अगले जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आरोप लगाया है कि आपने जो सूची जारी की है वो गठबंधन को दृष्टिगत रखते हुए नहीं की है, वो उसको नकारते हैं। उस पर कोई चर्चा न करें। गठबंधन होगा और सीटों का भी बंटवारा अच्छा होगा। कांग्रेस के सांसद भी यही कह रहे हैं कि जो आपने जो सीटें प्रत्याशी घोषित किए हैं वो कांग्रेस गठबंधन की सीटें नहीं थी, वो आपने अपने व्यक्तिगत तौर पे की है। नहीं, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। राहुल गांधी का भी यूपी में जल्द ही दौरा है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल अपने तरीके से जनता के बीच में जाएंगे। अविनाश पांडे कह रहे हैं कि आप लड़ने का ऐलान किया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज़ छिपती नहीं है, वो बाकायदा वीडियो वायरल है पीछे रख लेना, जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की, और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है, और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आप कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? 24 में आप कहां से लड़ने वाले हैं? आप कहां से लड़ने वाले हैं? आने वाले समय में वो भी पता लग जाएगा। लोग कह रहे हैं चाचा का भी टिकट बंटवारे में कहीं भी जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप लंबी सूची देखेंगे, सब लड़ रहे होंगे। सर, फरीदाबाद और खीरी की सीट को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। फरीदाबाद और लखीमपुर की। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा जो प्रत्याशी, उसी दल उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराए। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन तो आपने माना नहीं, उनका भी दावा था इन सीटों पर। कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरनाक परिवार है। सर एक भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है। उस परिवार की वो चर्चा ही नहीं करते। निर्वाचन जो सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है परिवार, जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है। उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। निगाहें केवल आपके ऊपर टिकी हुई हैं। ये कोई नई बात नहीं, आत्मदाह की। अधिकारी लूट रहे हैं। अभी बड़ा अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि गोरखपुर में बहुत भूमाफिया आ गए हैं। अगर आपने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गोरखपुर में भूमाफिया आ गए हैं। तो जो भूमाफिया हैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत पनप रहे हैं।
कोई जिला नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने पर भूमाफिया काम न कर रहे हों। जमीन कब्जा कराने का काम, आप पीडीओ को जमीनों को विभागों से किस तरीके से छीना जाए, कानून के माध्यम से उसका दुरुपयोग कैसे किया जाए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव हैं। आपके करीबी मारे याद इस्तीफा दिए, करीबी हैं, इस्तीफा दे दिया है, तो अच्छी बात है। बाकी एनडीए सरकार की जब आप दोनों बातें कह रहे हो कि वो करीबी भी हैं, इस्तीफा भी दे दिया है। अध्यक्ष जी कई तरीके के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष जी कई तरीके के समाजवादी पार्टी पे उनके आरोप भी उन्होंने लगाए हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, अगर किसी के ख्याल बदल गया हो, जिसका ख्याल बदलता है उसका फिर ख्याल बदल जाएगा। पूरे देश में सर बैलेट पेपर की मांग चल रही है लगातार अध्यक्ष जी लगातार अधिवक्ता और देश के तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला, विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आज़ादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहाँ से ईवीएम बनी वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं वो बैलेट से वोट पड़ रहा है वहाँ पर। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी और यहाँ तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट हैं, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट हैं, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी में ये कोर्ट ने कहा, उनके सबसे बड़े कोर्ट ने, कि अगर यहाँ पर वोट ईवीएम से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था उसके खिलाफ है, तो आप क्यों नहीं खिलाफ हैं? ये लड़ाई लंबी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी वो उस दिशा में काम करेगी। अभी हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए कि इन्हें ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाएंगे। एजेंसी के दुरुपयोग को किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी देख रही लगातार एजेंसियों के विपक्ष पे, बड़े बड़े नेताओं पे ईडी द्वारा पूछताछ हो रही है। अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईडी विभाग जिसने बनाया, जिस सरकार में बना, उस मंत्री को भी फेस करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। एक समय कांग्रेस का था, जिस समय ये विभाग बनाया गया, ईडी को ज़्यादा पावर दी गई और जिस मंत्री ने बनाया था उस मंत्री को भी वही फेस करना पड़ा। ईडी जैसे विभाग को अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लाख करोड़ जो तमाम फरेबी लोग हैं उनके माफ कर दिए गए। लोग पैसा लेकर के विदेश भाग गए, उनके खिलाफ क्या किया है? और अभी तक जो डेटा कहता है, जो आंकड़े कहते हैं, सबसे ज़्यादा ईडी विभाग का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी तक जो भी छापे पड़े हैं, जिसको भी बदनाम करने का काम किया है, 90% केसेस में केवल विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या इनके यहाँ मुनाफा कमाने वाले लोग नहीं हैं? याद रखना आप, जो मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं, जो मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई चीज़ जो सस्ती है उस पर जानबूझ करके मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपतियों को, अपने सहयोगी लोगों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आप कल्पना कर सकते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है 40,000 करोड़ से ज़्यादा गड्ढा मुक्ति में पैसा खर्च किया है। गड्ढा मुक्ति में खर्च हुआ पैसा 40,000 करोड़। क्या कल्पना कर सकते हैं आप बताइए, सरसों के तेल का कारोबार किसके हाथ में चला गया? आज हम और आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, किसके हाथ में है? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती। और जो लोग कहते थे निवेश आएगा, हर जगह ज़मीन पे मीटर डाल करके नापने लगते हैं कि यहाँ पे उद्योग आने वाले हैं, यहाँ कारखाने आने वाले हैं। मैंने सुना है कि एक्सप्रेसवे के किनारे भी एक सपना दिखाया गया यहाँ पर
कि उद्योग और कारखाने लगेंगे। और बताइए, आपके देश के नौजवान जो बेरोजगार हैं वो लाइन में लग कर के इजराइल जा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती कि आपके लोग वॉर में जाकर के काम करेंगे, अपने घर परिवार के लोगों को छोड़ करके, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को छोड़ करके। और कितनी बड़ी रिस्क लेंगे नौकरी के लिए कि वो इजराइल में जाकर के काम करेंगे। क्या ये सरकार जो निवेश का सपना दिखा रही थी, कोई ज़मीन पर निवेश आया है क्या? अरे जी, 94 साल के हो चुके शफीकुर रहमान बर्क को आपने टिकट दी है। मैंने उनसे कहा कि हमारे लिए ओल्ड इज़ गोल्ड, और जो हमारे पुराने लोग हैं वो भरोसे के लोग हैं, और जब तक वो हैं तब तक वो चुनाव लड़ेंगे।